नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। बता दें कि 10 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से 54 टीमों के लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन को बधाई दी है। इसी कड़ी में उन्होंने खेलों को चरित्र निर्माण, अनुशासन और टीम भावना का माध्यम बताया और प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट का महत्व बताया। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार कार्य करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से, समर्पण से और सकारात्मक सोच से न केवल खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और उत्तराखंड को खेलों के क्षेत्र में भी एक आदर्श राज्य के रूप में और एक देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में हमारा जो विकल्प वही संकल्प हर क्षेत्र में है, खेलों के क्षेत्र में भी आप हमारे इस विकल्प वही संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपना योगदान देते रहेंगे। आज ये उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से मुझे एक जो खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में ज्ञापन दिया है, जिसमें उदयमान खिलाड़ियों के लिए कोई स्थल नहीं है। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को कहूँगा कि तत्काल इस यहाँ पर जो कोई स्थल उनके लिए ढूंढा जाए जिसमें कि वहाँ प्रशिक्षित और प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी के लिए कोई भूमि आवंटित करने के लिए जो है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त बास्केटबॉल एसोसिएशन के पास प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण के लिए भी कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। खेल विभाग इस विषय में जो हमारे खिलाड़ियों की और बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो आवश्यकता है उस दिशा में काम करके इसका केंद्र स्थापित हो, उसके लिए भी उनको काम करना है। साथ ही बास्केटबॉल उत्तराखंड समय समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जैसे हम सभी खेलों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था करते हैं, नियोजन करते हैं, इसका भी नियोजन किया जाए। और आपने लिखा है कुमाऊं स्तर पर भी एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी, इसके लिए जहां हमारा खेल विश्वविद्यालय बन रहा है उसके पास ही जो है ऐसा नियोजन वहां पर करे, खेल विभाग के द्वारा अपना प्रस्ताव दिया जाए, जिससे कि उसके साथ साथ में इसकी भी व्यवस्था वहां पर हो जाए। अंत में मैं इसी विश्वास के साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को, आयोजकों को और खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं। और हमारे सभी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो देश भर से आए हैं उनके सबके खेलों समेत उनके सभी प्रकार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, कि उन बच्चों पर अपनी कृपा करें, अपना आशीर्वाद करें, जिससे वो हर क्षेत्र में जीवन की जो बुलंदियां हैं उस बुलंदियों को प्राप्त करें। और सभी का धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और साथ ही एक जो है डिक्लेरेशन के लिए इन्होंने कहा है, आई हेयर बाय डिक्लेयर द 50th सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट देहरादून फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर 2025 ओपन। बीजेपी की ओर से आयोजित जीएसटी बचत उत्सव पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में जीएसटी लागू होने से देश की जनता को करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ 50 रुपए की कटौती को उपलब्धि बता रही है, जबकि जनता और व्यापारियों के हितों की अनदेखी की जा रही है। लूट 8 साल की लूट के बाद
वैसे तो कहते हैं भाई कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन इस भूल में 8 साल में 1,27,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता का हो गया है। जो 140 करोड़ लोग हैं उनका नुकसान हुआ। उसके बाद कहें जी नहीं नहीं जीएसटी जैसे पहले कह रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे वो स्लॉट सही था, तो आपको ये बात 8 साल पहले करनी चाहिए थी, जिसमें सिर्फ 2.5 लाख करोड़ आपने अमीरों से वसूला है, बाकी 1,25,000 करोड़ का जो आपने जीएसटी वसूला है गरीब लोगों से वसूला है। और आप जो है कि जो 50 रुपये की चीज़ थी आपने 120 की कर दी, उसको 10 रुपये कम कर रहे हैं और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। जैसे नकल विरोधी कानून में खुद पीठ थपथपा रहे थे, जीएसटी में भी खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। अगर जीएसटी से वाकई जनता का और व्यापारियों का खून नहीं चूसा होता तो आज दुकान दुकान सरकार को नहीं घूमना पड़ रहा होता, खुद जाके बाजार बाजार जी उत्सव मनाइए, खुद घूम के उत्सव मनाइए, तो व्यापारी आकर उत्सव मना रहा होता, जनता आकर उत्सव मना रही होती। आज दिवाली की तरह पूरा देश सजा होता कि भाई जीएसटी में छूट दी है, देश ने देश को सौगात दी है, लेकिन नहीं, आपको खुद जाना पड़ रहा है घर घर जी उत्सव मनाइए। भाजपा का संगठन उत्सव मना रहा है, कहीं भी आम आदमी या व्यापारी उत्सव नहीं मना रहा है। उससे पता चलता है कि ये झूठिया आपका दिखावा और जनता समझ रही है, सिर्फ दबाव में है, आपके प्रशासनिक दबाव में है, आप लोगों को डराते धमकाते हैं, इसलिए बोल नहीं रही। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में मशीनों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि वेन फाइंडर, सिटी स्कैन और एमआरआई मशीन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ट्रांसफर और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी पर सवाल उठाए। इसी को लेकर कांग्रेस ने जल्द स्वास्थ्य विभाग पर नया खुलासा करने का दावा भी किया है। मैं पूरे प्रपत्रों के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इसमें माननीय अजय भट्ट जी का पत्र जो मंडी परिषद के कार्य की गुणवत्ता के विरोध में है वो भी है, इसमें वेन फाइंडर की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो भी है, और कितने में खरीद भी है। 5,81,00,000 के आसपास की मशीनें खरीद ली गई 5.5 लाख के हिसाब से, वो भी है। एमआरआई मशीन्स का दुरुपयोग भी है, और सिटी स्कैन मशीनें खरीद के 1.5 साल से पड़ी हैं, इंस्टॉल नहीं हो पाई, वो भी है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में करीब 9.5 करोड़ की सामग्री खरीद के डंप करी गई है, और उसको 2 साल से ज्यादा हो गया, किसी का कोई अब जिम्मेदारी उसमें नहीं बनती किसी कंपनी की, वो है। तो ये कुल मिला के केवल स्वास्थ्य विभाग का आज हमने चिट्ठा खोला है। और जैसा आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा, कोऑपरेटिव में भर्तियां, एम्स हॉस्पिटल में जो भर्तियों का मामला अभी सीबीआई जांच चल रही है, अन्य विभागों में जांचें चल रही हैं, ट्रांसफर्स का धंधा चल रहा है, खनन माफिया हावी है, भू माफिया हावी है, इन सभी विषयों में हम लगातार बोलते रहे। लेकिन आज जो प्रदेश की स्वास्थ्य से संबंधित विषय है उसको मैंने उठाया। धन सिंह रावत जी की देखरेख में इस सरकार के सचिव ने एक बड़ा मामला ये किया है। हम चाहते हैं सभी मामलों की गंभीरता से जांच हो और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या इनके सचिव सामने आकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, और मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीजें फिर से प्रस्तुत करूंगा। अगली प्रेस दोबारा मैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर करूंगा, और जल्दी 10 से 12 दिन के अंदर एक बड़ा और खुलासा हम करने जा रहे हैं। मैं उस जांच को सिरे से खारिज करता हूं। गढ़वाल कमिश्नर को ये पता होना चाहिए था कि उसमें मैंने आरोप लगाया कि जो ये अभी आरोप लगे हैं, उस पार्टी ने मुझे अध्यक्ष रहते हुए मुझे अप्रोच किया था। तो गढ़वाल कमिश्नर का दायित्व तो बनता था कि गढ़वाल कमिश्नर उस जांच में मुझे भी बुलाते कि उस पार्टी ने अगर आपसे अप्रोच किया था, जो आपने आरोप लगाए हैं वो क्या था, और गढ़वाल कमिश्नर की वो जांच में शामिल होता तो मैं मानता कि गढ़वाल कमिश्नर ने इसकी तटस्थ होकर जांच की है। गढ़वाल कमिश्नर ने ये जांच सरकार की खाल बचाने के लिए की है, सरकार के पैनिक को कम करने के लिए की है, और इस रिपोर्ट को हम सिरे से खारिज करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में उस तथाकथित सोने घोटाले के जो घोटाला हुआ है वो निश्चित रूप में घोटाला है, और समय आने पर, क्योंकि अभी इनकी सत्ता है ऊपर से नीचे तक यही है, और मैं कह रहा हूं कि उसके माध्यम से, केदारनाथ में हुए उस कांड के माध्यम से तमाम भारतवर्ष के तमाम बड़े मंदिरों में, ट्रस्टों में किस प्रकार से चोरियां हो रही हैं उसको खुलासा करने की आवश्यकता है, और वो जांच व्यापक रूप में इस बात का खुलासा करेगी। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इस साल मानसून और आपदाओं के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ने की ओर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक लगभग 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा से व्यवसायिक लाभ पर सवाल उठाए,
जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि यात्रा के सुचारू संचालन और आर्थिक लाभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत स्पष्ट है। यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ी हुई है। चारधाम यात्रा में कितने लोग आ रहे हैं, ये मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार इससे है कि किस तरीके की सुविधाएं आए और किस तरीके के माहौल को देखकर यहाँ से लोग जाएं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे उत्तराखंड को इस चारधाम यात्रा से क्या मिलने वाला है। क्या जो छोटे मझोले दुकानदार हैं, टैक्सीज हैं, होटल्स हैं, होम स्टेज है, उनको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह यूपी से चलें, शाम को बद्रीनाथ पहुंचें, रात को पूजा करें और सुबह वापस आप यूपी पहुंच जाएं? यही हो रहा है। जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस की ये तय किया था कि अगर चारधाम यात्रा में कोई आएगा तो उसको कम से कम 10 दिन में उस यात्रा को पूरा करना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहर की गाड़ियां भर के आ रही हैं, वो गंतव्य तक पहुंचती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और सेम डे वापस लौटती है। उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये चारधाम यात्रा आस्था के साथ साथ हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ विषय भी है। और जब तक बाहर से आने वाले लोग एक अच्छा मैसेज लेके यहाँ से ना जाएं व्यवस्थाओं को लेकर, जब तक बाहर से आने वाले लोग यहाँ कुछ दिन रुक के शांति से अपनी पूजा अर्चना ना करें, तब तक उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला। ये होड़ सरकार ने लगाई कि आइए भीड़ करिए, भीड़ से क्या करना है? उत्तराखंड को क्या मिला, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, धर्म के नाम पर भी अगर कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी करती है तो मुझे नहीं लगता कि उनकी मानसिकता से छोटा कुछ और भी ऐसी कोई सोच होगी। कहीं ना कहीं इस यात्रा में उत्तराखंड को फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी से ये यात्रा हमेशा जुड़ी रहती है और इतनी आपदाएं आने के बावजूद, इतना हमारे प्रदेश के अंदर इतनी जो बरसात रही उसके बावजूद भी अगर यात्री श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं तो ये सफलता, ये जो यात्रियों का जो आने का जो सिलसिला था जारी रहा, वो पुष्कर सिंह धामी जी की मेहनत, उनकी लगन और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे उनको व्यवस्थाएं देने की, उनको सुविधाएं देने की और इस यात्रा को सुचारू तरीके से चलाने के लिए जिस तरीके से दिशा निर्देश पुष्कर सिंह धामी जी ने दिए थे और हर पड़ाव पर कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान भी रखते हुए काम किया गया है। तो यात्रा इसलिए बढ़ी है और क्योंकि ये यात्रा हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ी है और इससे हमारे पूरे प्रदेश को, हमारे जो छोटे मझले बड़े जितने भी व्यापारी हैं उनको फायदा होता है, यहाँ के जनमानस को फायदा होता है और श्रद्धालुओं की जो आस्था है, सबसे बड़ी जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे चारों धाम से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। पर कहीं ना कहीं इस धर्म की आड़ में भी जब कांग्रेस अपनी राजनीति करती है तो उनकी मानसिकता साफ नजर आती है कि ना ही तो वो धर्म का सम्मान करते हैं, ना ही वो न्याय का सम्मान करते हैं, ना ही वो जनता का सम्मान करते हैं, ना ही वो श्रद्धालुओं का सम्मान करते हैं। तो फिर कांग्रेस सम्मान करेगी किसका? कहीं ना कहीं हर चीज में उनको जो मेक मीन जो निकालने की आदत सी पड़ गई है, वो कहीं ना कहीं जनता उनकी प्रदेश की देख रही है, देश की देख रही है कि श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा को लेकर के आता है। पर कांग्रेस की मानसा वो की वही रही, छोटी की छोटी रही। तो इसलिए हम कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ इतना कह नहीं। हरिद्वार जिला मुख्यालय परिसर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का फ्लैग ऑफ कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहीद हवलदार सोनित कुमार सैनी की पत्नी गीता सैनी से घर आंगन की मिट्टी का ताम्र कलश जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंपा। इसके बाद शहीद नायक प्रदीप कुमार की पत्नी कविता चौधरी का सम्मान किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि यह कार्यक्रम मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वीर नारियों का सम्मान कर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। से यहाँ से आज को फ्लैग ऑफ किया गया है और ये आज ही लैंसडाउन पहुँचेंगी और इस जो व्हीकल है इसमें जो हमारे 2 शहीद परिवार हैं उनके आंगन की जो मिट्टी है उसको इकट्ठा करके यहाँ से रवाना किया गया है। और इसी तरीके से सभी जनपदों के मुख्यालय से आज यह जो शहीद परिवार है उनके आंगन की मिट्टी को लैंसडाउन भेजा जा रहा है, जहाँ पर फिर मुख्य कार्यक्रम होगा। और इसमें आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ इसमें जो शहीद परिवार है उनके परिवारजन और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों आदि की मौजूदगी में इसको फ्लैग ऑफ किया गया।
हरिद्वार में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ हुआ, जिसमें शहीदों की पत्नियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वीर परिवारों का अभिवादन किया और कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। बता दें, प्रदेश भर से वीर सैनिकों के घर आंगन की मिट्टी देहरादून के सैन्य धाम गुनियाल गांव में संग्रहित की जाएगी और 5 अक्टूबर को लैंसडाउन गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट केंद्र में मुख्यमंत्री की ओर से सभी वीर नारियों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। आज हमारी शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा स्टेप शुरू हुआ। पहला स्टेप में हमने शहीदों के घर आंगन से मिट्टी एकत्रित करी थी। तो हमारे जनपद में 2021 के बाद से 2 शहीद परिवार थे, जिनके गांव में जाकर के कल 3 अक्टूबर को हम लोगों ने उनके घर आंगन की मिट्टी को ताम्र कलशों में एकत्रित करा और आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन्हीं ताम्र कलशों के साथ, जिसमें घर आंगन की मिट्टी थी और शहीद के परिवार जो वीर नारियां और उनके जो आश्रित थे, वो सब लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए। लैंसडाउन रेजिमेंट गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में वहाँ पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी उनको ताम्र कलशों से सम्मानित करेंगे वीर नारियों को। एंड आज उसी क्रम में ये जो दूसरा स्टेप था हमारा, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने फ्लैग ऑफ किया यात्रा के लिए और वो लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गड्ढा मुक्त अभियान के तहत लोक निर्माण विभाग के सचिव ने हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार, लक्सर और रुड़की क्षेत्र की सड़कों का जायजा लिया और अधिकारियों को 31 अक्टूबर से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त करने के कड़े निर्देश भी दिए। साथ ही सचिव ने अधूरे कार्यों को तत्काल पूरा करने और प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने पर जोर दिया। इसी को लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जल जीवन मिशन प्रभावित सड़कों की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया। गड्ढा मुक्त करने के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश की सभी सड़कों को 31 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त किया जाए। उसी के क्रम में प्रोग्रेस देखने के लिए मैं आया हूं हरिद्वार और हर जनपद में हमारे चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी भेजे गए हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि कितना काम हम लोगों ने कर लिया, उसकी क्वालिटी कैसी है और कोई एडिशनल काम करने की जरूरत तो नहीं है। तो इसी के क्रम में हरिद्वार आया हूँ मैं और अभी तक जो हमने देखा है हरिद्वार शहर के अंदर की सड़क और जो बाहर की तरफ अभी हम आए हैं ज्वालापुर के, ये पोर्शन में काम ठीक हुआ है और कुछ जगहों पे ये बताया गया मुझे कि जल जीवन मिशन का लाइन डाली जा रही, जिसकी वजह से कुछ खुदाई की गई है। तो ये मैंने कहा है कि उनसे भी बात करके वो काम जल्दी से खत्म करें, क्योंकि पब्लिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो किसी विभाग का काम हो। तो प्रयास ये है हम लोगों का कि दिवाली से पहले पहले मेजर काम कर लिया जाए और पूरा काम किसी भी हालत में 31 अक्टूबर से पहले कंप्लीट किया जाए। ये पूरे जनपद की सड़कों को हम लोग देख रहे हैं आज, हरिद्वार शहर से लेकर रुड़की, लक्सर, NHI के जो काम है वो मैक्सिमम काम जितना संभव हो पाएगा आज शाम तक वो मेरे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। मैंने बताया 31 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले हमें पूरा काम करना है। लक्सर में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। इसी को लेकर मुंडाखेड़ा कला गांव में चिन्हित किए गए 47 अवैध कब्जों में से 10 पक्के निर्माण मिट्टी डालकर जेसीबी की मदद से हटाए गए। इसी के चलते तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ मौके पर कार्रवाई की। वहीं प्रशासन ने कहा कि यह कदम सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्यायालय के निर्देशों के पालन के लिए उठाया जा रहा है। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो 122 भी हुई थी इनके खिलाफ, 47 लोगों के खिलाफ, तो 47 के डिसीजन आ गया है और अतिक्रमण हटाने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन इनमें से 6 जो है वो निगरानी में चले गए थे डीएम साहब के यहाँ, उसमें कुछ जांच करने का आदेश है। तो 6 को छोड़ के 41 के आदेश है। हमने लगभग 20-25 दिन पहले आदेश कर दिया था आज के लिए कि भाई अगर कोई खुद से हटाना चाहे तो खुद से हटाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है वो खुद से नहीं हटाए हैं। तो अभी देखिए 11 लोगों का हटा दिया है और कितना लगभग 28 लोग हो गए, 28 के 29 लोग शाम तक चलेगी, कल भी हो सकता है अगर पूरा नहीं हुआ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।